हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोंट वरी डार्लिंग मूवी की स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है ओलिविया विल्डे ने और इसमें लीड में है फ्लोरेंस प्यू, हैरी स्टाइल, क्रिस पाइन, जेमा चेन, ओलिविया विल्डे। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो फोकस करती है एक हाउसवाइफ पर, जो रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसे टाउन में रहती है जिसे सिर्फ मर्द चलाते हैं। औरतें इस टाउन में सिर्फ और सिर्फ घर का काम करती है, लेकिन उस हाउसवाइफ को इस टाउन के बारे में एक सीक्रेट पता चलता है। तो अब क्या है वो सीक्रेट, ये जानने के लिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। दोस्तों, ये मूवी सेट है 1950 में, जिसमें इसकी शुरुआत में हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो दो और औरतों के साथ मिलकर सर पर ग्लास रख के एक गेम खेल रही है। इन तीनों औरतों के सामने इनके पति भी थे। तभी एलिस की पड़ोसी बनी इस गेम को जीत जाती है। तीनों कपल इस रात में जम के पार्टी करते हैं। एलिस अपने पति जैक को किस भी करती है। ये लोग डांस भी करते हैं। तभी बनी सभी के लिए ड्रिंक्स लेके आती है और सभी लोग ड्रिंक्स पीते हैं। इसके बाद अगली सुबह हम जैक और एलिस को देखते हैं। जैक अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और एलिस किचन में खाना बना रही है। एलिस यहाँ पर जैक से अपने पड़ोसी के बारे में बातें करती है। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ बनी पसंद है, बाकी की औरतों के साथ मेरी इतनी नहीं बनती। इस पर जैक ठीक है बोलता है। तभी अचानक घर की चीजें हिलने लगती है। दोस्तों, ये सब कुछ पास के विक्ट्री हेडक्वार्टर में चल रहे एक एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है। सभी चीजें नॉर्मल होने के बाद जैक ऑफिस के लिए निकलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टाउन बहुत ही खूबसूरत है और सभी मर्द एक ही टाइम पर अपने विक्ट्री हेडक्वार्टर के लिए निकलते हैं। सभी की बीवियां उन्हें टाटा बाय बाय करने के लिए आई है। दोस्तों, विक्ट्री हेडक्वार्टर इस टाउन से आउटसाइड में था। अपने पति की जाने के बाद सभी औरतें घर की सफाई में लग जाती है। दोस्तों, बेसिकली ये पूरा टाउन विक्ट्री हेडक्वार्टर वालों ने बनाया है, जिसकी वजह से सभी मर्द उस ऑफिस में काम करते हैं और औरतें घर का काम करती है। इस टाउन से बाहर जाना किसी को भी अलाउड नहीं था, क्योंकि इस टाउन के बाहर न्यूक्लियर गैस पर एक्सपेरिमेंट्स चालू थे, जिसकी वजह से टाउन के बाहर रेडिएशन फैले हुए थे। इसलिए किसी को भी इस टाउन के बाहर जाना अलाउड नहीं था। अब हम एलिस को देखते हैं, जो अपने घर का पूरा काम करती है। इसके बाद वो टाउन की औरतों के साथ बेले डांस करने जाती है। तभी इनके सामने शैली नाम की एक औरत आती है। शैली सभी को इस टाउन में आई नई लड़की के बारे में बताती है, जिसका नाम है वायलेट। सभी औरतें मिलके डांस करती है और शैली सभी पर ध्यान देती है और इन्हें डांस सिखाती है। डांस प्रैक्टिस खत्म होने के बाद एलिस अपने घर पर आती है और खाना बनाने लगती है। तभी खाना बनाते वक्त उसे अंडे कुछ अजीब से लगने लगते हैं। वो उन अंडों को दबा के देखती है, जो नकली होते हैं। ये चीज उसे बहुत परेशान करती है। इसके बाद रात हो जाती है और जैक घर पर आता है। जैक के घर पर आते ही एलिस उसका स्वागत एक किस के साथ करती है। फिर खाना खाने के बाद उसके साथ रोमांस करके उसे बहुत खुश करती है। अगली सुबह हम एलिस को एक पूल पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर बनी और एलिस विक्ट्री टाउन में आने वाले नए मेंबर्स के बारे में बातें करते हैं। तभी यहाँ पर शैली आती है और सभी को अपने पति फ्रैंक से मिलाती है। दोस्तों, फ्रैंक विक्ट्री कंपनी और इस टाउन का फाउंडर है। फ्रैंक सभी को इस टाउन के बारे में बताता है। तभी हम बनी को देखते हैं, जो फ्रैंक को बहुत पसंद करने लगती है। इनकी बातचीत के बीच हम मार्गरेट नाम की एक औरत को देखते हैं, जो सभी को जोर जोर से चिल्ला के बोल रही है कि ये सब चीजें झूठी है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। इन सभी को शांत करने के लिए फ्रैंक कहता है कि मार्गरेट सही कह रही है। मैंने इस टाउन को इतना परफेक्ट बनाया है कि देखने वालों को ये सब कुछ झूठ ही लगेगा। वो सभी लोगों को कहता है कि इस टाउन में मौजूद सभी लोगों के पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। वो सब डिजर्व भी करते हैं। तुम लोग इन सभी चीजों के लिए बहुत मेहनत भी करते हो। फ्रैंक सभी से मिलता है और कहता है कि हम सब लोग इस दुनिया को बदल कर रहेंगे। इसके बाद सभी लोग वहां से निकलते हैं। एलिस निकलने वाली होती है, लेकिन उसे जैक कहीं भी नहीं मिलता। तभी उसे जैक एक कमरे में मिलता है, जहाँ पर जैक एलिस के साथ रोमांस करने लगता है। एलिस उसे मना भी करती है और कहती है कि किसी दूसरे के घर में हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जैक उसकी एक भी नहीं मानता। थोड़ी देर में एलिस भी उसका साथ देने लगती है। तभी फ्रैंक इन दोनों को रोमांस करते हुए देख लेता है। एलिस भी उसे देख लेती है।
ये देखकर फ्रैंक वहां से चला जाता है। इसके बाद हम टाउन की औरतों को देखते हैं, जिनमें मार्गरेट नहीं थी। सभी औरतें मार्गरेट के लिए चिंतित थी। तभी बनी सभी से कहती है कि कुछ दिनों पहले मार्गरेट रेगिस्तान के बाहर चली गई थी। उसके साथ उसका बेटा भी था, लेकिन रेडिएशन की वजह से वो मर गया। अपने बेटे की मौत और रेडिएशन का असर मार्गरेट के दिमाग पर कुछ ज्यादा ही हो गया था, लेकिन थोड़े ही दिन बाद वो वापस नॉर्मल होकर आ गई। इसी वजह से वो कभी कभी अजीब सी हरकतें करती है। दोस्तों, यहाँ पर इन औरतों को लगता है कि विक्ट्री कंपनी कुछ खतरनाक हथियार बना रही है, लेकिन सभी मर्दों ने इन्हें उस टॉपिक पर बातें करने के लिए मना किया है। अगले दिन इनकी डेली रूटीन शुरू हो जाती है। एलिस जैक को काम पर भेजती है और घर का काम शुरू कर देती है। इसके बाद वो शहर में बस में घूमने जाती है। तभी उसे एक प्लेन क्रैश होता हुआ दिखता है। ये देखकर एलिस को अजीब सा लगता है, क्योंकि बस के ड्राइवर को वो प्लेन नहीं दिख रहा था, सिर्फ एलिस को ही वो प्लेन दिख रहा था। वो बस ड्राइवर को कहती कि उस जगह पर चलो, वहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन वो ड्राइवर कहता है कि हमें इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर एलिस उस बस से उतर जाती है और प्लेन क्रैश की जगह पर पैदल ही जाने लगती है। दोस्तों, एलिस सुनसान रेगिस्तान में अकेली थी और ये जगह रेडिएशन से भरी थी। इसका मतलब बहुत डेंजरस जगह है ये। फिर भी एलिस उस प्लेन की तरफ जाती है, लेकिन वहां पर जाने पर उसे वो प्लेन नहीं मिलता। लेकिन उसे एक पहाड़ दिखता है, जहां पर विक्ट्री हेडक्वार्टर है। एलिस उस प्लेन को देखने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ जाती है। फिर भी उसे वो प्लेन कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी वो हेडक्वार्टर के पास आती है, जहां पर उसे बड़े बड़े मिरर्स नजर आते हैं। ये देखकर एलिस उन्हें टच करती है। टच करते ही एलिस को अजीब सा फील होने लगता है। उसे अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती है और उसका सर भारी होने लगता है। इस वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसे अपने घर में होश आता है। होश में आते ही एलिस बेडरूम के बाहर आती है और वो देखती है कि जैक खाना बना रहा है। जैक को देखकर वो जैक से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई? जैक कहता है कि यहाँ पर मतलब मैं जब घर पर आया तब तुम गहरी नींद में सोई हुई थी। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए आज का डिनर मैं बना रहा हूँ। ये सुनकर एलिस जैक को कहती है कि मैंने आज एक प्लेन क्रैश देखा। मैं उस प्लेन को ढूंढने गई, लेकिन वो प्लेन वहां पर नहीं था। तभी मैंने विक्ट्री हेडक्वार्टर देखा। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। एलिस की बातें सुन के जैक कहता है कि शायद से तुमने एक सपना देखा होगा। इसके बाद जैक खाना बनाता है और एलिस को आराम करने को कहता है। अगले दिन फिर से एलिस जैक को काम पर भेजती है और घर का काम करने लगती है। एलिस घर के शीशे साफ कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि वो दीवार और शीशों के बीच दब सी गई है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी एलिस को मार्गरेट का कॉल आता है। कॉल पर मार्गरेट एलिस से कहती है कि तुमने भी इस टाउन की सच्चाई देख ली है जो मैंने देखी है। ये सुनकर एलिस डर जाती है और फोन को रख देती है। इसके बाद एलिस बेले डांस की प्रैक्टिस करने जाती है, लेकिन डांस करते करते एलिस को एक मिरर में मार्गरेट नजर आती है। मार्गरेट शीशे पर अपना सर पटक पटक कर सर को फोड़ रही है। ये देखकर एलिस डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन यहाँ पर मौजूद किसी को भी मार्गरेट नहीं दिखती। सभी लोग एलिस को देखने लगते हैं और एलिस तुरंत मार्गरेट को देखने के लिए उसके घर पर जाती है। बट बहुत देर हो गई थी। मार्गरेट अपने घर की छत पर अपना गला काट कर अपनी जान दे देती है। ये देखकर एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी दो लोग एलिस को उठाकर उसके घर पर लेके जाते हैं। अब रात हो जाती है और एलिस फिर से जैक से सुबह हुई सभी बातें बताती है। जैक थोड़ा गुस्से में था और वो एलिस को कहता है कि मार्गरेट छत पर से स्लिप होकर गिरी और मर गई। एलिस कहती है कि मैंने अपनी आंखों से मार्गरेट को गला काटते हुए देखा था। यहाँ पर इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी एलिस जैक को मनाने के लिए उसे आने वाले सपनों के बारे में बताती है। फिर भी जैक को एलिस की बातें नहीं समझती। तभी एलिस अपनी चुप्पी तोड़ती है और जैक से विक्ट्री प्रोजेक्ट में होने वाले काम के बारे में पूछती है। यह सुनकर जैक कहता है कि वो चीज मैं किसी को भी बता नहीं सकता। एलिस जैक से कहती है कि मैं इस टाउन से जाना चाहती हूँ। इस पर जैक कहता है कि मुझे यह मौका अपनी मेहनत से मिला है। मैं इस मुकाम पर बहुत मेहनत करके आया हूँ। मैं ऐसे इसे जाने नहीं दे सकता। यह सुनकर एलिस बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन एलिस को
फ्रैंक का डॉक्टर कोलिन आकर चेक करता है। डॉक्टर कहता है कि ये सब एलिस की नींद पूरी नहीं होने की वजह से हो रहा है। ये सुनकर जैक खुश होता है क्योंकि एलिस मार्गरेट जैसे नहीं बनी है। एलिस डॉक्टर से मार्गरेट के बारे में पूछती है। तभी डॉक्टर कहता है कि मार्गरेट बहुत ज्यादा रेडिएशंस में आ गई थी, जिसकी वजह से वो खोई खोई रहती थी, इसलिए उसकी पैर फिसल कर मौत हो गई। बातों बातों में एलिस की नजर डॉक्टर के पास पड़े मार्गरेट की फाइल की तरफ जाती है। जैक डॉक्टर से कहता है कि ठीक है, मैं एलिस का ख्याल रखूंगा। एलिस मौका पाते ही उस फाइल को चुरा लेती है और डॉक्टर को उसका बैग दे देती है। जैक और डॉक्टर कॉलिंस के जाने के बाद एलिस उस फाइल को देखती है, लेकिन उस फाइल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, बस लंबी लंबी काली लाइंस थी। ये देखकर एलिस को कुछ समझ नहीं आता और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। गुस्से में वो उस फाइल को जला भी देती है। एलिस किसी भी हाल में इस टाउन का सच जानना चाहती थी। अब कुछ दिनों बाद टाउन के सभी लोग एक पार्टी में आते हैं, जहाँ पर फ्रैंक भी मौजूद था। एलिस सबसे पहले बनी से मिलती है। तभी यहाँ पर शेली भी आ जाती है। ये लोग कुछ बातें करते हैं, लेकिन तभी एलिस की नज़र फ्रैंक की तरफ जाती है। फ्रैंक एलिस को ही घूर रहा था। इसके बाद पार्टी चालू हो जाती है और कहीं ना कहीं एलिस को लग रहा था कि इन सभी चीज़ों के पीछे फ्रैंक का ही हाथ है। इस पार्टी में सभी लोग खुश थे, लेकिन एलिस का दम घुट रहा था। वो जैक से इस पार्टी से चलने को कहती है, लेकिन जैक उसकी एक नहीं मानता। तभी फ्रैंक स्टेज पर आकर सभी की तारीफ करता है। वो कहता है कि आप लोगों की वजह से हमारी कंपनी आज बहुत फायदे में है। फ्रैंक जैक को स्टेज पर बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ। जैक इस बात से बहुत खुश होता है और सभी लोग जैक के लिए चीयर्स करने लगते हैं। लेकिन यह बात एलिस को अजीब लग रही थी। यहाँ पर उसे लगता है कि फ्रैंक को भी इस टाउन के बारे में पता होगा। एलिस का पार्टी में दम घुट रहा था, इसलिए वो वॉशरूम में जाती है। उसके पीछे पीछे बनी भी आ जाती है। एलिस अपने साथ हो रही सभी चीजें बनी को बता देती है। वो कहती है कि मुझे कुछ विजन्स आ रहे हैं, इस टाउन में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ फ्रैंक को पता है। एलिस की बातों से बनी भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इस टाउन में सब कुछ ठीक है, इसलिए तुम्हें इन सभी चीजों पर सवाल उठाना नहीं चाहिए। वो कहती है कि तुम्हें जैक के प्रमोशन से खुश होना चाहिए, तुम्हारे इस बिहेवियर से उसकी नौकरी जा सकती है। बनी की बातें सुनकर एलिस दुखी हो जाती है। अगले दिन सुबह जैक और एलिस अपने काम में लग जाते हैं। तभी जैक एलिस को कहता है कि आज रात मैंने अपने घर में पार्टी रखी है, मैं फ्रैंक को प्रमोशन के लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ। अब रात हो जाती है और सभी लोग पार्टी में जाते हैं। पार्टी चालू हो जाती है, लेकिन फ्रैंक अभी भी नहीं आया था। सभी लोग फ्रैंक के आने की बातें करते हैं। सभी लोगों को लगता है कि फ्रैंक शायद नहीं आएगा। तभी फ्रैंक भी आ जाता है। फ्रैंक घर की सारी चीजें देखता है और एलिस भी सभी को अपने घर के बारे में बताती है। इसके बाद एलिस किचन में सभी का खाना बनाने जाती है। तभी फ्रैंक भी वहां पर आ जाता है। वो एलिस से बातें करता है और घर की तारीफ करता है। एलिस फ्रैंक की बातें सुनकर खुश हो जाती है। तभी फ्रैंक एलिस से माफी मांगता है। वो कहता है कि तुम्हें दिखने वाली सभी चीजें सही है, लेकिन जैक तुम पर यकीन नहीं करेगा। ये सुनकर एलिस फ्रैंक को चैलेंज करती है और कहती है कि मैं जैक के सामने तुम्हारा सच लाकर रहूंगी। फ्रैंक कहता है कि तुम्हारी यही बातें मुझे एक्साइट करती है। इसके बाद सभी लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। एलिस अभी भी बहुत गुस्से में थी और वो फ्रैंक को ही घूर रही थी। सभी लोग खाने की तारीफ करते हैं। तभी एलिस सभी को पूछती है कि आप लोग कहाँ से हो, मेरा मतलब इस टाउन में आने से पहले कहाँ पर थे। दोस्तों, यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी लोग फिलाडेल्फिया से थे और उन्हें अपने घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वो सभी से पूछते हैं कि तुम पहली बार कहाँ पर मिले। सभी के मिलने की जगह भी सेम थी। सभी को यह महज एक कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन एलिस कहती है कि यह सब कुछ फ्रैंक तुम्हारे साथ कर रहा है। वो तुम्हारी मेमोरी से खेल रहा है। इस टाउन की हर एक चीज नकली है, ये खाना भी। एलिस की बातें सुनकर फ्रैंक कहता है कि मुझे डॉक्टर कॉलिंस ने कहा था कि मार्गरेट की मौत का असर एलिस के दिमाग पर हुआ है, जिसकी वजह से वो हेडक्वार्टर भी गई थी और वहां पर की रेडिएशंस का असर एलिस के दिमाग पर भी हुआ है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और जैक एलिस पर भड़क जाता है। तब एलिस कहती है कि फ्रैंक हम सभी को इस जगह पर फंसाना चाहता है। ये सुनकर फ्रैंक पूछता है कि
क्या तुमने डॉक्टर कॉलिंस की फाइल चुराई है? ये सुनकर जैक को और भी गुस्सा आता है और वो वहां से उठकर चला जाता है। ये देखकर सभी लोग भी वहां से जाने लगते हैं। तभी फ्रैंक जैक को बाय बोलकर जाने लगता है। इन सभी बातों से एलिस भी भड़की हुई थी। इसके बाद एलिस जैक से बातें करती है, उसे मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैंने जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ सच है। फ्रैंक हमें फंसा रहा है। उसने तो मुझे किचन में आकर धमकी भी दी थी। ये सुनकर जैक पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो? एलिस कहती है कि मैं इस टाउन से जाना चाहती हूँ। जैक उसे कहता है ठीक है, अपना सामान भर के कार में लेके आओ। एलिस अपना सामान लेकर कार में आती है, बट जैक कार स्टार्ट नहीं करता। जैक एलिस से कहता है कि मुझे माफ कर देना। तभी दो गार्ड्स आकर एलिस को उठाकर लेके चले जाते हैं और जैक भी उन्हें कुछ नहीं करता, लेकिन वो रोने लगता है। इसके बाद एलिस को एक जगह पर बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कॉलिंस उसे बहुत ज्यादा शॉक्स देते हैं। तभी एलिस को फिर से बहुत सारे विजन्स दिखने लगते हैं। एलिस ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को देखती है, जो वो खुद है। दोस्तों, एलिस एक सर्जन डॉक्टर है जो एक ऑपरेशन कर रही है। इसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आती है। इसके बाद वो अपने घर पर आते हैं, जहाँ पर जैक बेरोजगार बैठा हुआ है। दोनों अपने काम के बारे में पूछते हैं, लेकिन जैक से एलिस बहुत नाराज थी। इसके बाद जैक एलिस को पीछे से पकड़ लेता है, बट एलिस कहती है कि आज नहीं, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। ये सुनकर जैक भड़क जाता है। दोस्तों, जैक और एलिस दोनों कर्जे में डूबे हुए हैं और अपना कर्जा चुकाने के लिए एलिस डबल शिफ्ट भी कर रही है, लेकिन जैक बेरोजगार बैठा हुआ है। इन सभी बातों से जैक को गुस्सा बहुत आता है और वो अपने कंप्यूटर पर विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी निकालता है। इसके बाद एलिस फिर से जैक के साथ विक्ट्री टाउन में एंट्री मारती है और उसका स्वागत बनी करती है। एलिस बनी से कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, बट दोस्तों अभी भी उसे थोड़े बहुत विजन्स आते हैं। अब जैक के जाने के बाद एलिस और बनी दोनों बातें करते हैं। यहाँ पर बनी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश भी दिख रही है। बनी के बच्चे भी एलिस से मिलते हैं। अब कुछ दिनों बाद जैक और एलिस की फिर से पुरानी रूटीन चालू हो जाती है। जैक काम के लिए निकलता है और एलिस उसे छोड़ने आती है। इसके बाद वो घर की सफाई करने लगती है और उसके बाद बेले डांस के लिए जाती है। एलिस रोज ये सब करने लगती है और जैक भी उसका बहुत ख्याल रखता है। उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। एलिस और जैक रोमांस करने लगते हैं। तभी जैक एक गाना गाता है और वो गाना एलिस को भी याद था। तभी उसे याद आता है कि एक बार जैक ने उसे बेहोश किया था और यही गाना गाते गाते वो उसे विक्ट्री की फैसिलिटी में लेके गया था। वहां पर उसने विक्ट्री प्रोजेक्ट के लिए साइन किया था। दोस्तों, इस जगह पर एलिस की आंखों पर एक स्टिमुलेटर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो खुद को 1950s की विक्ट्री टाउन में महसूस कर सके। इसके बाद जैक ने खुद की आंखों पर भी वो स्टिमुलेटर लगाया, जिसकी वजह से वो भी इस जगह पर आ सके। दोस्तों, इसी वजह से विक्ट्री प्रोजेक्ट की दुनिया इतनी परफेक्ट है, क्योंकि असल में ऐसी दुनिया है ही नहीं। तभी अचानक एलिस को ये सब चीजें याद आती है और वो तड़पने लगती है। ये देखकर जैक उसके पास आता है, लेकिन एलिस उसे दूर रहने को कहती है। वो जैक से पूछती है कि आखिर तुमने हमारे साथ क्या किया है? ये सुनकर जैक समझ जाता है कि एलिस को भी सभी चीजें पता चल गई है। वो एलिस को कहता है कि देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एलिस उसकी एक नहीं मानती और कहती है कि तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। ये सुनकर जैक कहता है कि तुम एक नंबर की घमंडी औरत हो, जो मुझे हर समय कंट्रोल करके रखती थी। तभी एलिस कहती है कि तुम अभी कभी मेरी जिंदगी से निकल जाओ। जैक भी बहुत गुस्से में था। वो कहता है कि मेरी वजह से ही आज तुम इतनी परफेक्ट जिंदगी जी रही हो। हम दोनों अपनी रियल लाइफ में कभी भी खुश नहीं थे। हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट हैं। एलिस कहती है कि परफेक्ट? अरे, तुमने तो मुझे पागल घोषित कर दिया था। इस पर जैक उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहता था। जैक की बातें सुनकर एलिस समझ जाती है कि इस टाउन के सभी औरतों को उनके पतियों ने कंट्रोल करने के लिए रियल वर्ल्ड से छुपा के रखा है। जैक कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी एलिस जैक के सर पर कांच का गिलास फोड़ देती है, जिसकी वजह से जैक मर जाता है। तभी बनी भी आ जाती है और एलिस से कहती है कि यहाँ पर मरने वाले लोग असल दुनिया में भी मर जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया के बारे में बनी को पहले से मालूम था।
लेकिन इन दोनों की बातें फ्रैंक भी सुन रहा था और उसे भी जैक की मौत के बारे में पता चल जाता है। एलिस बनी को अपनी सारी बातें बताने लगती है। ये सुनकर बनी कहती है कि तुम्हारी सारी बातें सच है और ये सब कुछ मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ क्योंकि रियल वर्ल्ड में मेरे बच्चे मर गए हैं, बट यहाँ पर इस नकली दुनिया में मैं मेरे बच्चों के साथ रह सकती हूँ। वो एलिस से कहती है कि अगर तुम्हें आज़ाद होना है तो तुम पहाड़ी पर विक्ट्री हेडक्वार्टर जाकर ही आज़ाद हो सकती हो। बनी की बातें सुनकर एलिस को बहुत बुरा लगता है और तभी पूरे शहर में एक अलार्म बजने लगता है। सभी लोग अपने घर के बाहर आ जाते हैं। एलिस भी उस शहर से भागने लगती है। सभी मर्द उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखकर सभी औरतें सच समझ जाती है। एलिस वहां से भागती है और बनी अपने पति को रोकती है। एलिस जैक की गाड़ी से वहां से भागने लगती है। तभी लाल कपड़े वाले गार्ड्स भी उसके पीछे लग जाते हैं। एलिस बहुत तेजी से हेडक्वार्टर की तरफ जाती है, लेकिन वो गार्ड एलिस की गाड़ी को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और सामने से डॉक्टर कॉलिंस की गाड़ी भी आ जाती है। ये देखकर एलिस अपनी गाड़ी को रोक देती है, जिसकी वजह से विलन्स की गाड़ियां आपस में टकराकर फूट जाती है। इसके बाद वो फिर से हेडक्वार्टर की तरफ जाती है और ये बात फ्रैंक को भी बताई जाती है, लेकिन फ्रैंक की पत्नी शेली को भी ये सच पता चल गया था। शेली फ्रैंक के पेट में चाकू घुसाकर उसे वहीं पर मार देती है, जिसकी वजह से वो रियल वर्ल्ड में भी मर जाता है। दूसरी तरफ एलिस गाड़ी को पहाड़ पर ठोक देती है, जिसकी वजह से वो पहाड़ पर चढ़ के जाती है। एलिस के पीछे बहुत सारे गार्ड्स भी लगे हुए थे। ये देखकर एलिस पहाड़ पर जल्दी से चढ़कर हेडक्वार्टर के पास आती है। हेडक्वार्टर के पास आते ही वो मिरर्स में अपने आप को देखती है, जिसकी वजह से उसे जैक के विजन्स आते हैं। जैक उसे ये सब कुछ करने से रोकता है, लेकिन एलिस उसकी बात नहीं सुनती और उन मिरर्स को छू लेती है, जिसकी वजह से उसे फिर से कई सारी अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है। फिर हमें उसकी रियल वर्ल्ड में उठने की सांस सुनाई देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डोंट वरी डार्लिंग। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी और हमारी वीडियो पसंद आई हो। आपको ये मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। Welcome to the Victory Project. We're all here because we believe in the mission.